हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से ही निकाला गया साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर ये दूसरा है। पहले सेट में भी मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराया था और आज के इस सेट में भी मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और जो है ये 10th बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस भी स्टेट में एनसीईआरटी बुक फॉलो किया जाता है वहाँ के लिए आपको बहुत है इम्पोर्टेंट। और आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल पे आपको 10th क्लास का बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ का सॉल्यूशन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर आपके साथ मिल जाएगा। और अगर आपको 10वीं में 450 प्लस नंबर लाना है तो आपको बिल्कुल पढ़ना होगा, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या आप दिल्ली में हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए भी। चलिए, आपका टाइम न खराब करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं 40 क्वेश्चन का टेस्ट। और आप मेरे चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे किसी भी एक वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छा जरूर लगेगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, CO2 एक क्या है? देखिए, CO2 एक क्या है? ऑप्शन देखिए, अम्लीय है, क्षारीय है, लवण है या अनिश्चित है। आंसर आपको आता है तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, सही होता है तो आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट कर दीजिए। देखिए, CO2, सी कार्बन क्या है? एक अधातु है। और ऑक्सीजन क्या हुआ? तो अगर किसी अधातु के साथ ऑक्सीजन जुटता है तो क्या बनता है? अधातु के ऑक्साइड। और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? उसका प्रकृति जो होता है अम्लीय होता है। क्या होता है कि अगर अधातु के साथ कोई ऑक्सीजन जुटता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, लेकिन किसी धातु के साथ अगर जुटता है ऑक्सीजन तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया है CO2 क्या है? अधातु के ऑक्साइड है। तो CO2 क्या था? अम्लीय था। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, जो कि बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि कॉपर पाइराइड्स CuFeS2, सूत्र देख लीजिए, FeS2, ये जो है किसका अयस्क है? तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन में है तांबा, लोहा, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर पाइराइड्स जो है वो एक तांबा यानी कि कॉपर का ही अयस्क होता है, जो कि ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चले आगे। आगे है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण किस पे होता है? उसका जवाब हमको देना है। ऑप्शन एनोड कैथोड दोनों पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि आप सही, आई होप कि सही एग्जाम्पल इसका सोचे होंगे कि एनोड पर होता है और जिसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है, प्लस पर। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को छोड़िए, बात हटाइए। आपको बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त में एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आता है। कार्बन अब आता है संतृप्त में, एल्केन था, क्या था? एल्केन। और इसमें था एल्कीन, ठीक है। और इसमें क्या था? एल्काइन था। तो संतृप्त पूछा है मतलब एल्केन के बारे में पूछा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एल्केन का, क्या होता है? CnH2n+2। अब एल्कीन का बात आता है तो एल्कीन में क्या होता है? ये वाला दो हट जाता है तो इसका फॉर्मूला, और इस +2 के जगह -2 हो जाता है तो एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए किस फॉर्मूला पे लग रहा है कि CnH2n+2। तो आप देखिए C4H10 है, तो ये क्या है? CnH
n के जगह पे 4 हो गया, और 2n+2 तो 4 दूनी 8 2 10, तो यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन D हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। एक ये देख लीजिए, एक C6H6 किसका सूत्र है, इसका आंसर आपको कॉपी में लिख लीजिए, लास्ट में आप कमेंट कीजिएगा कि 5 नंबर का C6H6 का जवाब क्या होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो। चले आगे, इसको आप साइक्लिक वाला में पढ़े होइएगा कि हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है। ऑप्शन है समावयवी है, समस्थानिक है, या धातु है, या कार्बन के अपरूप है। तो देखिए, बात आता है हीरा एवं ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कार्बन के अपरूप है। और एक और अपरूप आप फ्लोरीन F60 भी पढ़े होइएगा, ठीक है। चलिए, अब है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। क्रियाशील मूलक में आप पढ़े होइएगा, जिसके साथ OH लगा होता है वो अल्कोहल फैमिली का होता है, पढ़े थे। अब बात आता है फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो फॉर्मूला होता है एल्किल समूह। एल्किल को क्या कहते हैं, CnH2n+1। इसमें जब ये OH लग जाता है तो क्या हो जाता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र जो आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्या है, तो दूसरा देख लीजिए कि यहाँ पर दिख रहा है ये सी ऑप्शन, वो क्या है, एसिड वाला है, क्रियाशील मूलक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में कौन सहसंयोगी यौगिक है। यौगिक दो तरीके से बनता है, एक आयनिक यौगिक, एक सहसंयोजी यौगिक। तो इसमें देखिए क्या है, CH4 मेथेन NaCl CaCl2 Na2O। तो CH4 का निर्माण जो होता है सहसंयोगी यौगिक से होता है, क्योंकि यहाँ C होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4, 4 को हाइड्रोजन से करता है, तो एगो हाइड्रोजन का एगो इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। अब क्या करता है, यही दोनों मिलके एक उनको बॉन्ड बना देता है ऐसे, और इस तरीके से ये हो जाता है। मतलब सहसंयोजी यौगिक कौन हो गया, तो मेथेन हो जाएगा CH4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बन क्या है, ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन इसको मिटा दीजिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कार्बन एक अधातु है। कौन सा, अधातु। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच विभवांतर के 20 विभाजन ची हैं, तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा। तो सीधा हो जाएगा, देखिए 0 से 1 वोल्ट के बीच में 20 गो लाइन है, तो एगो लाइन के बीच में कितना का मापा जाएगा, तो 1/20, तो 1/20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.05 वोल्ट। यही ना होगा कि देखिए सेंटीमीटर में आप देखते होइएगा कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 गो जगह, तो 10 गो जगह को क्या कहते हैं, 1 mm 10 mm मिलके 1 सेंटीमीटर। वैसे ये 1 वोल्ट के बीच में 20 गो लाइन है, तो एक से दूसरे के अल्प मापांक होगा, मतलब जो एक से दूसरे लाइन के बीच की दूरी होगी वो कितना होगा, 0.05 वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। प्रमुख उत्सर्जी अंग जैसे उत्सर्जन में पढ़े होइएगा, उत्सर्जन क्या है, तो रिमूव ऑफ वेस्ट मेमोरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड, उत्सर्जी अंग का आता है एक्सक्रेशन, ठीक है। तो रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, ब्रेक है, अग्नाशय, तो आपको पता है किडनी होगा। क्या होगा, किडनी, क्योंकि यहीं पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और क्लोरोफिल। तो आपको मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी रक्त धमनी कौन सी, शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन होती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको आंसर इसका कमेंट में करना है, मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा। पिछले वाले में भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था और आज भी एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा। तो बढ़ते तने के अग्रभाग पे या बढ़ती जड़ के अग्रभाग पे। तो देखिए जो पादप नियंत्रक होते हैं तो वो दोनों भाग पे होते हैं, कहाँ पे, तो यह इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एवं बी दोनों पर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो आपको मैं बता दूं कि फूल का स्त्री जननांग अंडाशय, स्त्री जननांग अंडाशय जो होती है निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर फल बनाता है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज। तो आप स्त्री केसर के पार्ट एक पढ़े होइएगा, अंडाशय जो कहाँ पे होता है, ऐसे जो बना होता है वहां पे आप पढ़े होइएगा। तो क्या होता है कि फूल का स्त्री जनन कोष जिसको अंडाशय आप कहते हैं, यह निषेचन की प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित होकर फल में चेंज हो जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अंडाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलियोपियन ट्यूब में। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका फैलियोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो समजात अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं, या अवशेषी अंग। तो कुछ ऐसे वर्तमान प्राणी में ऐसी संरचना है जिसका कोई उपयोग नहीं है, उसको कहते हैं अवशेषी अंग। जैसे हमारे शरीर में क्या है? अपेंडिक्स है, इसका कोई अंग है? कोई काम है? नहीं है। चलिए अगला है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा सर्मक, पुनः खोज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द का जो प्रस्तुत करता है उनका नाम है जॉनसन। क्या है? जॉनसन। ठीक है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और ब्रिक के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? बोलिए, ब्रिक के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? उसको आपको आंसर नीचे कमेंट में कर देना है। CFC है, तो CFC देख लीजिए क्या होता है। C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, कोलीफॉर्म क्या है? एक वायरस है, जीवाणु है, कवक है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो कोलीफॉर्म जो है एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। चलिए 23 नंबर है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ये बता दूं, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था। तो आपको बता देता हूँ, 1970 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिला के रेनी ग्राम में महिलाओं द्वारा चिपको आंदोलन शुरुआत की गई थी कि लोग ठेकेदार पेड़ काटने जा रहे थे, तो महिलाओं ने क्या कहा कि आप इस पेड़ को मत काटिए, क्योंकि और भी लोग भी थे उसमें शामिल कि काटिएगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, या हम लोगों के लिए क्या है, या बैड इफेक्ट इस पे आएगा, इसलिए आप लोग पेड़ों को मत काटिए। और चिपको आंदोलन मतलब पेड़ से चिपक कर किया गया था आंदोलन, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। तो 1970 ईस्वी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अभी मैंने आपको बताया है, सी अंडाशय। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण, ध्यान रखिएगा, चालक के सामने और गाड़ी के हेडलाइट में अंतर होता है। चालक के सामने का मतलब होता है कि बगल में लगा रहता है, जैसे यहाँ हम खड़ा है तो यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो बगल में ऐसे लगा रहता है। तो वहां पे लगता है उत्तल दर्पण, क्या है कि पीछे के जो वस्तु आता है उसको हम छोटा से देख सके, बहुत दूर तक के वस्तु को। अब हेडलाइट में पूछेगा, हेडलाइट तो आगे होता है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण और साइड में उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता। आप वीडियो को थोड़ा देर रुकिए, अगर लाइव में है तो इसको वीडियो को आप चलने दीजिए कि क्या ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
वास्तव ऑप्शन में बता देता हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है लेकिन काल्पनिक में नहीं। बिल्कुल, मैंने ये भी आपको पढ़ाया होगा, जब आपको वास्तविक काल्पनिक पढ़ाया होगा तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर इसलिए प्राप्त किया जाता है कि वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है लेकिन काल्पनिक में नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ध्यान रखिएगा, बात कहा है पहले अवतल का, फिर कहा है उत्तल का। तो अवतल का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, तो देखिए अवतल की जो फोकस दूरी होती है इधर होती है बाएं साइड में, और एक्सिस के बाएं साइड में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो पहला हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दाहिने साइड में होती है। तो पहला ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक, क्योंकि पहले अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक, बाद में उत्तल दर्पण है तो धनात्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलिए हम आगे का क्वेश्चन करें क्योंकि इसमें कुछ ना मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो ये आपको तो मैंने कल भी कराया था, इसीलिए बोलता हूँ कि हमारे हर एक वीडियो को देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए कम से कम हम 25 सेंटीमीटर को देख लेंगे तो मेरा आंख ठीक ठाक है, और ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ से आसमान देख लीजिए, सूरज देख लीजिए, सूरज के अंदर क्या है वो देख लीजिए, मतलब अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि एक आवेशित वस्तु A दूसरी आवेशित वस्तु B को आकर्षित करती है तो वस्तु B क्या होगा। एक आवेशित वस्तु A यहाँ पे क्या है कि जहाँ मेरा माइक लगा हुआ है इसको आकर्षित करती है तो वस्तु B क्या होगा। तो वो वस्तु या तो आवेशित भी हो सकती है या उदासीन भी हो सकती है, क्योंकि कुछ भी हो सकती है। तो आपको सी ऑप्शन इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र धन आवेश की बात कहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये विद्युत क्षेत्र में कैसे गति करता है, तो ये निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है। ठीक है, कहाँ, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी छोड़िए क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के दिन आपको कराएंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक 4, उसमें भी बताया था 4, यहाँ आ गया 8। पूरे फिजिक्स में 10 से 15 है, लेकिन इससे 2 से 3 नंबर के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसी भी रूप में। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा मास्टर जी, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। ई किसका होता है, तो ये होता है प्रतिरोध का। ई किसका होता है, तो ये होता है वोल्टेज का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डायनेमो में क्या होता है। डायनेमो, तो देख लीजिए ऑप्शन है क्या क्या, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डायनेमो का क्या काम होता है, हमको ऊर्जा देना। तो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा मतलब मशीन का काम करके हमको विद्युत ऊर्जा देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा मतलब बाहर से हम लोग करंट देते हैं तब ना मोटर चलता है, और यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए ध्यान रखिए। चलिए ये भी न्यूमेरिकल है, लेकिन देख लीजिए, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में, निर्वात की बात हो रही, 1 मीटर की दूरी पर रखा है तथा उनमें से प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसके बीच लगने वाला बल वहां पे क्या होगा। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल था। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर बदलता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्या बदलता है, तो अभी मैंने पढ़ाया है जस्ट उसके उल्टा। तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि हम लोग अपने घर से कनेक्शन देते हैं मीटर को, वो मोटर को, तो मोटर चलता है, चलने के बाद अपने आप उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होकर हमारा जो काम होता है वो होने लगता है। ठीक है, SnCl2, SnCl2 क्या है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकरण एवं अवकारक, या इनमें से कोई नहीं।
तो जो यहाँ पे SnCl2 का निर्माण आया है ना, वो ऑक्सीजन से हट के आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अवकारक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, Fe2O3 2Al बनाता है प्लस 2Fe बनाता है। ये जो 2 लिखा है ना, 3 लिखा है, ये सब नीचे बेस में होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 गो था ई, यहाँ से खाली Al के साथ ही चला गया है, ये बेचारा अकेला हो गया है। अकेला हो गया है तो एकल विस्थापन, जाने का विस्थापन एगो गया है तो एकल विस्थापन, 2 गो जाता तो द्वि विस्थापन, तो एगो गया है तो विस्थापन अभिक्रिया कहिए या आप एकल विस्थापन कहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का क्या कारण है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का जो कारण होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन के बात करने के बाद किसी भी वीडियो को हमारे चैनल को देखना है आपके 10th क्लास से रिलेटेड, तो जस्ट नीचे प्रेस कीजिए और आपको सारा का सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाना चाहिए, डिहाइड्रेशन का हिंदी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा, डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये रहा आपका 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि साल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ क्या है? दूसरा चैप्टर में भी मैंने बताया, दूसरा चैप्टर का हर एक टॉपिक का मैंने एक वीडियो बना दिया था आप लोगों के लिए। नहीं आप देखे हैं तो नीचे लिंक है, वहां जाके देखिए, बहुत ही मस्ती में पढ़ाए हैं। और हमारा हर एक क्लास ऐसे ही मस्ती में रहता है और आपको मस्ती में समझाने की कोशिश भी करता हूँ। कि साल्वे विधि द्वारा, तो देखिए इसमें जो कच्चा पदार्थ का जरूरत होता है वो होता है क्या, तो NaCl की जरूरत होती है, फिर अमोनिया की, फिर कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये विधि हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आपका फाइनली 40 क्वेश्चन मैंने करा दिया, और आई होप कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें भी खुशी मिल रही है कि मैंने 40 क्वेश्चन का 2 सेट आपको करा दिया। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। मैं भी आपके लिए दिन रात काम करूंगा। और जो भी चीज़ की दिक्कत होगी, मैथ साइंस किसी भी सब्जेक्ट में, आप कमेंट कीजिएगा, जरूर मैं आपके उस चीज़ का वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एक शेयर जरूर कीजिएगा।